जारी था, तो वहां से निकलवाने का प्रबंध कराया गया। इस कार्य में उनके साथियों ने डॉक्टर राजेंद्र बाबू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया। उन्नीस 1935 में ब्रिटिश एक्ट ऑफ इंडिया आया और उसके अनुसार प्रांतीय प्रतिनिधि सभाओं का निर्माण करना निश्चित हुआ। बंबई में हो रही कांग्रेस की कार्यकारिणी ने चुनाव में हिस्सा लेने का निश्चय किया। साथ ही यह वर्ष कांग्रेस की 50वीं वर्षगांठ का भी वर्ष था। उसके अध्यक्ष थे राजेंद्र बाबू एवं उन्होंने सारा कार्य सौंपा था टंडन जी को। इलाहाबाद में बड़ी धूमधाम के साथ कांग्रेस की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। बापू, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा कब तक हो पाएगी? जब राजा जी नहीं रहेंगे तब। वाह बापू, मद्रास प्रदेश में इस वर्ष 70,000 से अधिक लोगों ने हिंदी की परीक्षाएं दी हैं और जो हिंदी नहीं पढ़ते उन्हें मैं जेल भेज सकता हूं। और स्वतंत्रता के बाद आप उन्हें जेल भेजेंगे जो हिंदी पढ़ेंगे। मेरे और टंडन जी के लिए हिंदी का प्रश्न स्वतंत्रता का प्रश्न है, आपके लिए राजनीतिक तथ्य है। चुनाव नामांकन पत्र देने का आखिरी दिन था। टंडन जी उसमें हिस्सा नहीं लेना चाहते थे। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित उनके घर पर धरना देकर बैठ गईं और जब टंडन जी ने अपने मित्रों आदि के समझाने पर नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, तभी उन्होंने भोजन किया एवं गईं। टंडन जी निर्विरोध निर्वाचित हुए। उनके मित्र चाहते थे कि वे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने एवं मंत्रिमंडल का चयन करें। वे इसके लिए तैयार नहीं थे। जवाहरलाल जी की प्रफुल्लता देखने लायक है। वे बोले, बड़े भाई, बस तुम ही मुख्यमंत्री बनोगे। इस प्रांत का सुचारू संचालन केवल तुम जैसा योग्य व्यक्ति ही कर सकता है। टंडन जी ने स्वयं गोविंद वल्लभ पंत को मुख्यमंत्री बनवाया एवं उनके मंत्रिमंडल में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। बहुजनों के कहने पर उन्होंने विधानसभा के अध्यक्ष पद को स्वीकार केवल इस शर्त पर किया कि यदि उनको कांग्रेस की सदस्यता से त्याग पत्र नहीं देना होगा। उनकी शर्त मानी गई एवं सदन में उन्होंने कहा, मेरे लिए यह कार्य नया है और काफी कठिन है, लेकिन मैं आप सबको यह सांत्वना देता हूँ कि मेरा हृदय केवल दो लोगों के समक्ष झुकता है, एक ईश्वर और दूसरा इस सदन के सामने। मैं इस सदन की मर्यादा का पूरा प्रयत्न करूंगा। उन्होंने लॉरी साहब द्वारा लाए हुए एडजर्नमेंट मोशन को वहां पर बहस की इजाजत नहीं दी
और कहा कि यह भविष्य के लिए गलत मार्ग होगा। एक दूसरे अवसर पर मुख्यमंत्री पंत जी को चेतावनी मिली, क्योंकि उन्होंने विपक्ष के सदस्यों से प्रश्न पूछा था। विधानसभा में प्रश्न पूछने का अधिकार केवल सदन के सदस्यों को है, मंत्रिमंडल को केवल उत्तर देने का ही अधिकार है। अमी बिंदु ने कहा, बाबू हमरा चयन उप रजिस्ट्रार के पद पर हो गया है। तुमने रफी अहमद को मेरा नाम बताया था। आपका नाम तो आवेदन पत्र पर पिता के स्थान पर लिखा था और 8 लोगों की समिति ने मेरा चयन करके मुझसे कहा था कि रफी अहमद से मिल लो। अच्छा, तुम उसे अस्वीकार कर दो। जी बाबूजी। टंडन जी की पत्नी चंद्रमुखी देवी ने पूछा, तुम अम्मी से काहे कह दियो कि उस पद पर काम न करो? आखिर ई बताओ कि अम्मी से कोनो पूछबे करी कि तुमरे पिता का नाम का है, तो किसका नाम बताई? आखिर तुम ही तो उसके बाप हो कि नहीं? तुम्हारा नाम सारा देश जानत है। सन 38 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन काका कालेलकर की अध्यक्षता में शिमला में होना निश्चित हुआ था। टंडन जी का प्रस्ताव था कि हिंदी वह भाषा है जो उत्तर भारत का ग्रामीण बोलता और समझता है। यह ना तो फारसी उर्दू प्रधान है और ना संस्कृत प्रधान है। इसकी लिपि देवनागरी है। और फल लो, क्या तुम्हें फल पसंद नहीं है? मैं फल नहीं खाता। क्यों? फल तो बंदर का भोजन है। तुम बड़े दुष्ट हो श्री नारायण, मेरी दूध वाली बात का उत्तर दे रहे हो ना? और इसी भाषा में भारत के लेखकों ने सूर, तुलसी, कबीर, बिहारी, जायसी आदि ने अपनी रचना की है। उनका प्रस्ताव 80% से अधिक बहुमत से पास हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होते ही कांग्रेस के सदस्यों ने विधानसभा से त्याग पत्र दे दिया था एवं कुछ समय पश्चात विधानसभाएं भी भंग कर दी गई थी। यह चित्र मार्च 47 के सेवा दल ट्रेनिंग कैंप का है। टंडन जी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष एवं मौलाना आजाद अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष आशीर्वाद देने के लिए पधारे थे। वे दोनों देश का विभाजन नहीं चाहते थे। मैं कालीचरण टंडन मौलाना आजाद के पीछे खड़ा हूँ। टंडन जी के सादा जीवन और उच्च विचारों के अनुरूप व्यवहार से हम लोग बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मुझे 45 में जिला कांग्रेस असेंबली का तथा 48 में हिंद रक्षक दल का संगठक भी बनाया था। लगानबंदी व्यक्तिगत सत्याग्रह निमित्त वे गिरफ्तार करके फतेहगढ़ जेल में रखे गए। वहां पर बिच्छुओं का बड़ा प्रकोप था। वे सभी कैदियों की सेवा थे। वे 7 दिसंबर को रिहा किए गए। वहां से वे सीधे अबोहर पहुंचे। वहां हिंदी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन होना निश्चित था। जेल में रहकर ही उन्होंने कलकत्ता के प्रसिद्ध
पत्रकार हिमांशु जोशी तथा उदय नारायण तिवारी के सहयोग से श्री गंगानाथ झा का नामांकन कराया था। इस स्थल पर उन्होंने राजेंद्र बाबू को सहयोग नहीं दिया क्योंकि उनका झुकाव फारसी प्रधान हिंदुस्तानी में वे राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के अधिवेशन में वर्धा पहुंचे। वहां महात्मा जी के आश्रम में ही बैठक हो रही थी। पास ही कांग्रेस कार्यकारिणी की समिति का अधिवेशन भी हो रहा था। एक दिवस सरदार पटेल आए और कहने लगे, अरे भाई टंडन, मैं तुमसे कुछ परामर्श करना चाहता हूं। कहिए। क्या कोई नया आंदोलन इस समय चलाया जाए? टंडन जी का उत्तर था, मेरा अनुभव है कि जब जब हमने कोई आंदोलन आरंभ किया हम आगे बढ़े हैं और कुछ प्रगति हुई है। अतः मेरा तो निश्चित मत है कि आंदोलन आरंभ होना चाहिए और गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ। ये उनकी सहमति से सरदार पटेल ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दिया। यह आंदोलन बंबई में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से पास होकर देशव्यापी हो गया। इस आंदोलन के सिलसिले में टंडन जी गिरफ्तार हुए एवं नैनी जेल भेज दिए गए। यह उनकी 7वीं एवं अंतिम जेल यात्रा थी। जेल से छूटते ही वे सीधे जयपुर हिंदी साहित्य सम्मेलन की बैठक में पहुंचे। उन्हें ज्ञात हुआ कि रियासत अड़चने डाल रही है। उन्होंने माइक लिया और कहा, मैं धीरे बोलने में विश्वास करता हूँ। मेरी वाणी सौम्य है, लेकिन मेरा पैर अंगद का पैर है। जहाँ रख देता हूँ उठता नहीं। वे धारा प्रवाह बोल रहे थे। सिंघन के लहड़े नहीं, हंसन की नहीं पात, लालन की नहीं भोरियां। अरे यह बीड़ी किसने सुलगा ली? धूम्रपान की इजाजत तो मैं विधानसभा में भी नहीं देता था। लालन की नहीं बोरियां, साधु चले न जमात। इस सत्र में गांधी जी के त्याग पत्र पर काफी बहस हुई। सम्मेलन केवल देवनागरी लिपि को मानता था। गांधी जी के 2 लिपि के सिद्धांत से सहमत नहीं था। टंडन जी ने कहा, कार्यकारिणी बड़े दुख के साथ आपका त्याग पत्र स्वीकार करती है, क्योंकि भाषा का प्रश्न और देश का प्रश्न मुझसे और आपसे बड़ा है। सन 47 में सम्मेलन ने बापू को हिंदी वाचस्पति की उपाधि दी। प्रथम बापू ने यह कहकर अस्वीकार किया कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ। बापू, आपकी योग्यता को ध्यान में रखकर ही यह कार्य किया गया है। तब बापू ने उसे स्वीकार किया। टंडन जी और बापू में कुछ मतभेद था, लेकिन मनभेद नहीं। प्रांतीय प्रतिनिधि असेंबली की स्थापना की और उसके अंतर्गत कानूनी सहायता तथा जिला सहायता समिति का निर्माण किया। वे इसके सभापति चुने गए। कानूनी समिति ने
जौनपुर के 8 युवकों के ऊपर चल रहे मुकदमे में बड़ी मदद की। उसमें से यह समिति 7 को बचा सकी। 8वें व्यक्ति को फांसी की सजा हुई। वीर संग्रामी के अधरों पर अंतिम पंक्तियां थीं। चहूं जो साँचो निज कल्याण, तो सब मिली भारत संतान। जपो निरंतर एक जवान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। वह वीर सबको जगाकर स्वयं चिर निद्रा में विलीन हो गया। में वे पुनः निर्विरोध विधान परिषद के अध्यक्ष बने। कुछ असंतुष्ट कांग्रेस जन पंत जी को हटाकर टंडन जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। उन्होंने इसे अस्वीकार किया तथा दोनों पक्षों को बुलाकर उसका समाधान किया। इसी समय वे संविधान निर्माण परिषद के भी सदस्य बने। मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन आह्वान पर उन्होंने कहा, अब समय आ गया है जब चरखा छोड़कर हमें बंदूक उठाना होगा। वे सांप्रदायिक चुनाव, पृथक मतदान एवं देश के विभाजन के विरुद्ध थे। 47 जून में टंडन जी ने पूछा, बापू आप विभाजन के पक्ष में हैं? बापू का उस दिन मौन व्रत था। उन्होंने सांकेतिक भाषा में एक उंगली उठाकर कहा, मैं अकेला रह गया हूं। टंडन जी ने उसी सांकेतिक भाषा में कहा, नहीं, हम 2 हैं। 14 जून 47 को कांग्रेस कार्यकारिणी ने देश के विभाजन को स्वीकार किया। उसके विरोध में केवल एक मत टंडन जी का ही था। चारों ओर लड़ाई झगड़े हो रहे थे। 15 अगस्त 47 के दिन भारत को स्वतंत्रता मिली। उस दिन उन्होंने और गांधी जी ने न बढ़ते हुए नरसंहार को देखते हुए उपवास किया था। इंडिया गेट पर रोशनी की गई थी। सरयू के तट पर वेदोच्चारण के साथ संत शिरोमणि देवराहा बाबा ने टंडन जी को राजर्षि की उपाधि से विभूषित किया। सारे भारत ने उसका स्वागत किया। डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा, ना तो पाने वाले पात्र और न संत वेदों की उपादेयता से परिचित हैं। उत्तर दिया ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य ने, पात्र निर्विवाद हैं और संत शिरोमणि का कार्य वेद निहित प्रणाली से ही किया गया है। राजर्षि की उपाधि का महत्व केवल एक है कि उनके चरित्र का लोग अनुसरण करें एवं इससे लोगों की भारतीय संस्कृति तथा चारित्रिक प्रौढ़ता में श्रद्धा बढ़े।
राजर्षि तपस्या तेरी यह फल लाई। गंगावतरण के समय राजा भगीरथ को राजर्षि कहा गया था। भारतीय संस्कृति सम्मेलन के काशी अधिवेशन में विद्वानों ने एक मत से अपनी सहमति की मोहर लगा दी और राजर्षि टंडन जी के नाम का अविच्छिन्न अंग बन गया। के पुत्र गुरु प्रसाद टंडन ने कहा, बाबू कल हम दिल्ली जाबे, हमरा आकाशवाणी के वक्ता के पद के लिए साक्षात्कार होना है। ध्वनि परख तथा बाकी औपचारिकता हम सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुके हैं। टंडन जी ने कहा, तुम तो प्रोफेसर हो और मैं उस समिति का चेयरमैन हूँ। तुम अपना आवेदन पत्र वापस ले लो। जी बाबूजी। सन 54 में अपने पुत्र का भाषण सुनकर पुत्रवधू से बोले, बेटी उमा, मुझे मालूम नहीं था गुरु प्रसाद इतना सुंदर बोलते हैं। सभापति जी और भाइयों तथा बहनों, जो प्रस्ताव आपके सामने मेरे भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। आज का ये जलसा ऐतिहासिक है, तारीखी है। संविधान परिषद के बाहर उन्होंने सभाएं बुलाकर राजनीतिज्ञों, आलोचकों, वैज्ञानिकों, दार्शनिकों आदि का समर्थन प्राप्त किया था। उसका उन्हें परिषद में बहुत बल मिला था। पत्राचार द्वारा विभिन्न प्रांतों से भी संपर्क रखा एवं समर्थन प्राप्त किया। उत्तर भारत के वैज्ञानिक डॉक्टर मेघनाथ साहा, गुजरात के प्रोफेसर काणे, दक्षिण भारत के अनंत शयनम आयंगर एवं कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी आदि का पूर्ण समर्थन प्राप्त किया था। मतदान पूर्ण समर्थन प्राप्त किया था। मतदान के पूर्व नेहरू जी ने कहा, हमें अंतर्राष्ट्रीय भाषा का प्रावधान रखना चाहिए जिससे विदेशी हवा आ जा सके। टंडन जी ने तुरंत कहा, हम अपने घर में अपनी खिड़की लगा देते हैं जिससे सभी तरह की हवाएं आ जा सकती हैं। मेरी यह खिड़की हिंदी और देवनागरी लिपि है। मतदान हुआ और हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा बनी। हिंदी के अंक भी उसके साथ थे, लेकिन जवाहरलाल जी के प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय अंकों को स्वीकार किया गया। 9 अगस्त
अगस्त 1950 को जमींदारी प्रथा उन्मूलन बिल पास हुआ जिसके लेखक टंडन जी स्वयं थे। ऐसा प्रतीत हुआ मानो आज उनकी जेल यात्रा का फल